हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्जाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में नदियों के किनारे बसे मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों और स्थलों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। मेरा आपसे प्रॉमिस है, इस वीडियो को देखने के बाद मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित, नदियों के किनारे बसे मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। यह सभी जानकारी आपको किसी न किसी बुक में मिल जाएंगी, किंतु यदि इस सभी बातों को आपके ब्रेन में परमानेंटली स्टोर यदि करना है तो इस वीडियो को पूरा देखना। आज के बाद मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित किसी भी क्वेश्चन को आप एग्जाम में गलत नहीं करने वाले। तो आइए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? इंदौर की महू तहसील से चंबल नदी का उद्गम होता है। साथ ही साथ हम यदि देखें तो धार से सीमा बनाती हुई उज्जैन में प्रवेश करती है, फिर रतलाम में प्रवेश करती है, मंदसौर में प्रवेश करती है, नीमच में प्रवेश करती है, फिर यहां से प्रवेश कर जाती है राजस्थान में। और याद रखना, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली कौन सी नदी है? उस नदी का नाम है चंबल नदी। उसके बाद फिर से प्रवेश करती है चंबल संभाग से होते हुए मध्य प्रदेश के अंतर्गत श्योपुर, मुरैना, भिंड में प्रवेश करने के बाद, इन जिलों के अंतर्गत प्रवाहित होने के बाद उत्तर प्रदेश में चली जाती है। उत्तर प्रदेश के पास का एक जिला है जिसका नाम है इटावा। इटावा से लगभग 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है। अब यदि बात करें, यह जो चंबल नदी है इसके किनारे मध्य प्रदेश के कौन कौन से शहर बसे हैं? तो स्वाभाविक है, इसका उद्गम कहां से हुआ? इंदौर की महू तहसील से हुआ, तो महू तो इसके किनारे है। उसके बाद सेकेंड आता है रतलाम और आ जाता है श्योपुर और मुरैना। अब आपके ब्रेन में एक क्वेश्चन आना चाहिए। आपने देखा धार से सीमा बनाते हुए उज्जैन में भी प्रवेश करी, रतलाम में भी गई, मंदसौर और नीमच में भी प्रवाहित हुई, किंतु यह शहर इस नदी के किनारे बुक में क्यों नहीं दिए गए? क्योंकि हम जानते हैं यदि कोई जिला बनता है, जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं बुरहानपुर जिले का। जो बुरहानपुर जिला है ना, इसके अंतर्गत कुल 3 तहसील है। स्वयं एक बुरहानपुर, दूसरा नेपानगर और तीसरा है खकनार। यदि आपसे मैं पूछूं कि बताइए बुरहानपुर किस नदी के तट पर बसा है, तो आप कहोगे ताप्ती नदी के तट पर। किंतु मैं यदि आपसे पूछ लूं कि बुरहानपुर की तहसील जो खकनार है किस नदी के तट पर बसी है, तो आप यह नहीं कह सकते कि वह बसी है ताप्ती नदी के तट पर। किसी पर्टिकुलर स्थान से वह नदी निकल जाती है, किसी पर्टिकुलर तहसील से यदि वह नदी निकल जाती है तो ही हम कहते हैं कि यह पर्टिकुलर स्थान के तट पर आता है, वहां से नदी प्रवाहित होती है। इस बात को याद रखना। इसीलिए यदि चंबल नदी के बारे में पूछे तो महू से निकलती है, साथ ही साथ रतलाम याद रखना, रतलाम है, श्योपुर है और मुरैना चंबल नदी के तट पर बसे हुए मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थल आप या प्रमुख शहर इसे मान सकते हैं। चंबल नदी के बारे में आपको बताया था, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है, 965 किलोमीटर की कुल लंबाई है। यदि बात करें, हमारा यह पश्चिमी मध्य प्रदेश है, इसकी जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। और इसके बारे में जलप्रपातों के बारे में बात करी थी। शीतला माता जलप्रपात इसी महू के अंतर्गत बनता है, पाताल पानी जलप्रपात, साथ ही साथ झाड़ीदह जलप्रपात
जलप्रपात भी बनता है। राजस्थान के अंतर्गत चूलिया जलप्रपात बनता है। संपूर्ण यदि बात करें इस चंबल नदी की, तो इस चंबल नदी पर सबसे पहला बांध बना था नीमच और मंदसौर की सीमा पर, जिसका नाम क्या है, गांधी सागर बांध। आगे आप जाओगे राजस्थान के अंतर्गत राणा सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध भी आपको इसी नदी पर देखने के लिए मिल जाएगा। मध्य प्रदेश की सबसे पहली विद्युत परियोजना किस नदी पर लागू की गई थी, तो इसी चंबल नदी पर लागू की गई थी। सभी बातें मैंने आपको बता दी। इसके बाद बात करते हैं सिंध नदी के बारे में। सिंध नदी का उद्गम कहां से होता है, तो विदिशा की एक तहसील है जिसका नाम है सिरोंज तहसील, इसी के निकट होता है सिंध नदी का उद्गम। यहां से क्या करती है, गुना में प्रवेश करती है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ऐसी कौन सी नदी है जो गुना को दो बराबर भागों में बांट देती है, तो इस नदी का नाम है सिंध नदी। अशोकनगर में प्रवेश करती है, शिवपुरी में प्रवाहित होती है, दतिया के अंतर्गत प्रवेश करती है और आगे भिंड से निकलती हुई यहां पर जालौन नामक स्थान पर आकर मिल जाती है। किस नदी में, तो यमुना नदी के अंतर्गत आकर मिल जाती है। और यदि बात करें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इस नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो दतिया बसा हुआ, यह देखिए दतिया, और साथ ही साथ दूसरा कौन सा है, शिवपुरी है। यहां पर शिवपुरी के पठारों से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम क्या है, उसका नाम याद रखना, कहीं कवारी तो आपको कहीं कुंवारी नदी लिखा मिल जाएगा। यही से इसके अंतर्गत इस भिंड के अंतर्गत इस नदी की सहायक नदी बन जाती है। सिंध नदी की सहायक नदियों के बारे में भी पूछा जाता है। कवारी या कुंवारी नदी इसकी सहायक नदी है। इस निवाड़ी से एक और नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, पाहुज नदी। माहुर नदी भी इसकी सहायक नदी है। इसी शिवपुरी के अंतर्गत एक मनीखेड़ा बांध है जिसे हम जानते हैं मोहिनी सागर बांध के नाम से, इसी सिंध नदी पर है। यह जो दतिया है ना, दतिया के अंतर्गत सन कुआ का मेला प्रतिवर्ष इसी सिंध नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। संपूर्ण बातों को याद रख लो। आगे चलते हैं तो सिंध नदी के किनारे मध्य प्रदेश के कौन कौन से शहर बसे हैं, तो याद रख लो कौन से शहर, मुख्यतः दतिया है और शिवपुरी है। शिवपुरी के अंतर्गत अभी आपको बताया एक बांध बना है जिसे मोहिनी सागर के नाम से या आप कह सकते हो जाना जाता है। यह मनीखेड़ा बांध भी इस बांध का दूसरा नाम है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेतवा नदी के बारे में। बेतवा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो याद रखना हमारे पास में है बेतवा नदी जो मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। रायसेन के कुमरा नामक गांव से इस नदी का उद्गम होता है। विदिशा में प्रवेश करती है, अशोकनगर की चंदेरी से प्रवाहित होती है, साथ ही साथ शिवपुरी के अंतर्गत भी जाती है और प्रवेश कर जाती है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। और यह जो निवाड़ी है ना, निवाड़ी का हम जानते हैं मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना है। इसके पास में एक इसकी आम देखे इसकी तहसील है छतर, इसकी एक तहसील जिसका नाम है ओरछा। तो ओरछा से प्रवाहित होती है। ओरछा से प्रवाहित होने के बाद यह चली जाती है यमुना के अंतर्गत एक हमीरपुर नामक स्थान पर जाकर मिल जाती है। किस नदी में, तो यमुना नदी के अंतर्गत। याद रखना इस नदी का उल्लेख जो बाबर है, बाबर की आत्मकथा है, बाबरनामा में भी मिलता है। यह भी एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया है। और बेतवा नदी का एक आइलैंड है देवगढ़ आइलैंड, इसे बेतवा नदी का सबसे अच्छा आइलैंड माना जाता है। प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो बेतवा नदी को कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम क्या है, वेत्रवती इसका प्राचीन नाम है।
और याद रखना, बुंदेलखंड की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो बुंदेलखंड की गंगा भी कहा जाता है बेतवा नदी को। इसकी एक सहायक नदी है जो आती है कहां से? सागर से। सागर का हम यदि देखें एक पर्टिकुलर स्थान है बीना, तो उसी के नाम से जानी जाती है। बीना नदी से इस सागर से आई इसके अंतर्गत मिल जाती है और इसकी सहायक नदी बन जाती है। आप जानते हैं इसी बीना नदी के किनारे राहतगढ़ जलप्रपात आपको देखने के लिए मिलेगा, भालकुंड जलप्रपात आपको देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम में पूछा जाता है भालकुंड जलप्रपात, राहतगढ़ जलप्रपात किस नदी के किनारे है? तो इसी बीना नदी के किनारे आते हैं। यदि आपको ऑप्शन के अंतर्गत बीना नदी नहीं दिया हो तो आपको क्या टिक करना पड़ेगा? बेतवा टिक करना पड़ेगा। इस बात को नोट कर लो। उसके पश्चात केन नदी की बात करते हैं। केन नदी का उद्गम कहां से होता है? तो कैमूर पहाड़ियों से होता है। कटनी जिले की रिठी तहसील से इस नदी का उद्गम होता है। दमोह से सीमा बनाते हुए पन्ना में प्रवेश करती है। और याद रखना, छतरपुर और पन्ना की सीमा का निर्धारण करने वाली कौन सी नदी है? तो उस नदी का नाम है केन नदी। इसी यमुना के अंतर्गत बांदा नामक स्थान पर यमुना से जाकर मिल जाती है। यह केन नदी बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है उर्मिल नदी। और इसी उर्मिल नदी के किनारे 14 जनवरी 1931 को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी छतरपुर नामक स्थान पर हुआ था। इस बात को भी याद रखना। आगे यदि बढ़े तो टोंस नदी की बात करें। टोंस नदी हम सबसे पहले तो एक बात और देख सकते हैं कि इस केन नदी के किनारे मध्य प्रदेश के कौन कौन से स्थल हमें देखने के लिए मिलेंगे? तो कटनी की रिठी तहसील देखने के लिए मिल जाएंगी। पन्ना में कौन सी नदी प्रवाहित हुई? तो आप कह सकते हैं केन नदी प्रवाहित हुई। यदि छतरपुर के अंतर्गत पूछे छतरपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो आपको टिक करना पड़ेगा इसकी सहायक नदी उर्मिल के बारे में। इस बात को भी नोट कर लो। अब बात करते हैं टोंस, या जिसे तमसा के नाम से भी जाना जाता है। इस सतना की एक तहसील है मेहर तहसील, उसी से इसका उद्गम होता है और रीवा के अंतर्गत प्रवेश करती है। जैसे ही रीवा में प्रवेश करती है तो रीवा के अंतर्गत एक नदी है जिसका नाम है बीहड़ नदी, बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी बीहड़ नदी पर आप जानते हैं मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा जलप्रपात आपको देखने के लिए मिलेगा बहुटी है। सबसे ऊंचा सबसे बड़ा यदि बात करें तो चचाई जलप्रपात है, बड़े ही महत्वपूर्ण है। बहुटी है, चचाई है, केवटी जलप्रपात। और इस टोंस या तमसा नदी के किनारे पूर्वा जलप्रपात आपको देखने के लिए मिलेगा। और याद रखना, यह जो बीहड़ नदी है वह टोंस या तमसा से आकर मिली और इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? तो याद रखना बिछिया। बिछिया ऐसा पूछा जाता है कि रीवा किस नदी के किनारे बसा है? तो बिछिया नदी के किनारे बसा है। इस बात को भी नोट कर लो, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। आगे यदि बात करें सोन नदी के बारे में, सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? तो यही से हमें देखने के लिए मिलेगा अनूपपुर से। अनूपपुर के अंतर्गत मेकाल पर्वत श्रेणी से होता है। सोन कुंड से उद्गम होता है सोन नदी का, जिसे हम जानते हैं सोन नदी के नाम से भी। यहां से निकली अनूपपुर से शहडोल में प्रवेश करी। शहडोल के अंतर्गत इस सोन नदी पर एक परियोजना भी बनाई गई है जिसका नाम है बाण सागर परियोजना। यह परियोजना
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। यदि इससे किसी भी प्रकार का लाभ होता है जिसमें 50% मध्य प्रदेश अपने पास रखता है, 25% उत्तर प्रदेश और किसे दे दिया जाता है, बिहार को दे दिया जाता है। यह दोनों नदी, टोंस नदी और सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। याद रखना, टोंस कहां पर जाकर मिल जाती है? तो सिरसा नामक स्थान पर गंगा से जाकर मिल जाती है। और यह जो सोन नदी है ना, यह जाकर मिलती है बिहार के अंतर्गत एक पटना आता है, उसी की राजधानी है। वहां पर दानापुर पहाड़ियों के पास में इस नदी का, सोन नदी का मिलन हो जाता है गंगा नदी के साथ में। तो आपसे यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सोन नदी के किनारे मध्य प्रदेश के कौन कौन से शहर बसे हैं? तो आप कह सकते हो यह शहडोल भी आता है, सीधी भी आता है, सिंगरौली में आता है। शहडोल, सीधी, सिंगरौली किस नदी के किनारे बसे हैं? तो सोन नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब यदि बात करें, यह जो चंबल नदी है, इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी जो है, सबसे बड़ी सहायक नदी बनास नदी है, जो राजस्थान से प्रवेश करती है और संपूर्ण चक्र राजस्थान के अंतर्गत ही पूरा करती है। याद रखना, यह जो नदी है ना बनास, यह राजस्थान के अंतर्गत आती है और हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत भी एक बनास नदी है जो सोन नदी की सहायक नदी है। इस बात को भी मत भूलना, यहां से आई तो इसी कारण पूछ सकते हैं कि चंबल नदी की सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो उसका नाम क्या है? याद रखना, उसका नाम है बनास। दूसरी यदि बात करें तो इसकी सहायक नदी है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी का उद्गम इंदौर की काकरी बरडी पहाड़ियों से होता है, उज्जैन में प्रवेश करती है। प्रत्येक 12 वर्ष पश्चात इसी नदी के किनारे सिंहस्थ कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। मालवा की गंगा कहलाती है शिप्रा नदी। इस बात को भी याद रख लो, रतलाम में प्रवेश करती है और मंदसौर के अंतर्गत मिल जाती है चंबल नदी के अंतर्गत। राजस्थान से एक और नदी प्रवाहित होते आती है जिसका नाम है शिवना नदी, बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बात को याद रखना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मंदसौर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसी शिवना नदी के किनारे बसा है। यह जो शिवना नदी है, मंदसौर के अंतर्गत ही चंबल नदी से आकर मिल जाती है। और यदि बात करें काली सिंध नदी की, तो इस नदी का उद्गम कहां से होता है? देवास के बागली नामक गांव से होता है। शाजापुर के अंतर्गत प्रवेश करती है, आगर की सीमा से प्रवाहित होती हुई राजगढ़ में जाती है और जाकर नोनेरा नामक स्थान पर मिल जाती है। किस नदी से? चंबल नदी से। तो यह भी चंबल नदी की एक सहायक नदी है। याद रखना, इसी नदी के हम यदि देखें तट पर, तो कुंडलिया बांध 2018 से प्रस्तावित है। यहां पर हम देखें देवास की एक तहसील है सोनकच्छ, इसी के पास में जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण स्थान हम कह सकते हैं पुष्पगिरी, इसी नदी के किनारे आता है। इस बात को भी नोट कर लो, एग्जाम में पूछा जाता है कि शाजापुर किस नदी के किनारे है? तो याद रखना, शाजापुर आता है दो नदियों के किनारे, पार्वती नदी के किनारे भी आता है। और शाजापुर आपसे यदि पूछे तो काली सिंध नदी भी आप इसे टिक कर सकते हैं। किंतु सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको किसको देना है? याद रखना, प्रायोरिटी जो शाजापुर से जो जाती है पार्वती नदी को ज्यादा आपको प्रायोरिटी देना है। देवास की आप कह सकते हो, देवास का जो बागली नामक गांव है इसी नदी के किनारे आता है। उसके पश्चात यदि बात करें, पार्वती नदी भी इसकी सहायक नदी है। सीहोर की आष्टा तहसील से इस नदी का उद्गम होता है।
सीहोर की आष्टा तहसील से और यहाँ से भोपाल की सीमा से प्रवाहित होती हुई राजगढ़ में जाती है, गुना में प्रवेश करती है और बाहर निकलती है राजस्थान की साइड में। और इस श्योपुर नामक स्थान पर मध्य प्रदेश का जो जिला है श्योपुर, जहां पर हम जानते हैं कूनो नदी भी इसी चंबल नदी से आकर मिल जाती है, यह नदी भी यहां पर आकर इससे मिल जाती है। यदि एग्जाम में पूछे तो आष्टा सीहोर की तहसील आष्टा, साथ ही साथ राजगढ़ और शाजापुर किस नदी के किनारे है, तो आंसर टिक करना, पार्वती नदी के किनारे यह शहर बसे हुए हैं। संपूर्ण नदियां यह वाली तो हमारी हो गई, साथ ही साथ यह बड़ी ही महत्वपूर्ण है कूनो नदी। कूनो नदी का जो उद्गम है शिवपुरी के पठारों से होता है और यहां पर श्योपुर के अंतर्गत चंबल नदी से मिल जाती है। इस बात को मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं बड़ी ही महत्वपूर्ण नदी जोहिला के बारे में। जोहिला याद रखना सोन नदी की सबसे बड़ी सहायक और प्रमुख नदी मानी जाती है, जो पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है और इसका जो प्रवाह होता है एक विसर्पाकार होता है, मिनांडर फॉर्म में इस नदी का प्रवाह होता है। इतनी सी बात इसके बारे में याद रख लो। यदि बात करें साउथ की ओर आते हैं, वेन गंगा नदी के बारे में बात करते हैं। वेन गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, इस सिवनी से होता है, परसवाड़ा पठारों से होता है, मुंडारा नामक ग्राम से होता है। यह क्या करती है, इस सिवनी के अंतर्गत प्रवाहित होते हुए बालाघाट के अंतर्गत आती है और नीचे महाराष्ट्र के अंतर्गत आकर गोदावरी नदी से मिल जाती है। इसी बैतूल से एक नदी निकलती है वर्धन शिखर से, जिसका नाम है वर्धा नदी, वह भी यहां पर आती है। दोनों नदियों का जब संगम होता है, इनके संगम को जाना जाता है प्राणहिता संगम के नाम से, जो बाद में थोड़ी सी दूरी तय करने के बाद गोदावरी नदी से जाकर मिल जाती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है वेन गंगा नदी के किनारे मध्य प्रदेश के कौन कौन से शहर बसे हैं, तो यह देखा हमने सिवनी भी बसा है और बालाघाट भी बसा है। इस बात को नोट कर लो। उसके पश्चात यदि देखें तो इसी छिंदवाड़ा से एक नदी का उद्गम होता है, जिसका नाम क्या है, तो यहां से एक बड़ी ही महत्वपूर्ण नदी का उद्गम होता है पेंच नदी का। पेंच नदी प्रवाहित होती हुई आती है छिंदवाड़ा से और याद रखना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा का निर्धारण करती है और इसी के अंतर्गत इसकी एक सहायक नदी है कहनन, इसमें मिल जाती है, जो बाद में कहनन नदी है ना, इसी वेन गंगा की सहायक नदी बन जाती है। चारों हमारे कंप्लीट हो गए। बात कर लेते हैं नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी तो बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। कहां से उद्गम हुआ, तो मेकाल पर्वत से हुआ, इसीलिए नर्मदा नदी को मेकाल पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। जो नर्मदा नदी है इसका सबसे प्राचीन और प्रचलित नाम क्या है, तो रेवा इसका नाम है। इसे और कई सारे नामों से जाना जाता है। शंकरी के नाम से, शंकर भगवान की पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। अनूपपुर से निकली, डिंडोरी में प्रवेश किया, मंडला के अंतर्गत प्रवेश करती है, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन की सीमा से होशंगाबाद में प्रवेश करती है, सीहोर की सीमा से भी निकलती है, हरदा के अंतर्गत जाती है और देवास और खंडवा की लगभग देखें तो सीमा से प्रवाहित होती हुई खरगोन के अंतर्गत प्रवेश करती है। धार और बड़वानी की सीमा से भी प्रवेश करती हुई अलीराजपुर के अंतर्गत आती है और यहाँ पर हमारा कौन सा सागर है, तो यहाँ पर आता है अरब सागर, जो जिसके अंतर्गत आती है केम्बे की खाड़ी या जिसे खंबात की खाड़ी कहते हैं, तो यहीं पर आकर गिर जाती है।
मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कहलाती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी, जिसे भारत की हृदय रेखा के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा पवित्रता के आधार पर, धार्मिकता के आधार पर यदि पूछे तो कौन सी नदी है, तो इसी नदी को कहते हैं नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा, साथ ही साथ मध्य प्रदेश की और गुजरात की जीवन रेखा के नाम से भी जानी जाती है। कई सारे जलप्रपात आपको देखने के लिए मिलेंगे। कपिलधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात आप देखोगे। उसके पश्चात यहाँ पर जबलपुर में जब आ जाओगे तो धुआंधार जलप्रपात देखने के लिए मिलेगा। जितने भी जलप्रपात जिसके अंत में लगभग धार या धारा आता है, इसी नदी के किनारे वह जलप्रपात बनते हैं। इस बात को नोट कर लो। यह जो नरसिंहपुर है, इसमें एक घाट है बरमान घाट। यह घाट बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बरमान घाट पर प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन 13 दिन का मेला इसी नर्मदा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। और यह जबलपुर का भेड़ा घाट भी इसी नदी के किनारे आता है। धार के अंतर्गत धर्मपुरी भी नर्मदा नदी के किनारे आता है। यह जो खरगोन है, इसका मंडलेश्वर महेश्वर भी इसी नदी के किनारे आता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हरदा का हंडिया आता है। देवास का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नेमावर स्थल भी इसी नदी के किनारे है। तो यह संपूर्ण देख लो, अमरकंटक भी देख लिया, डिंडोरी देख लो, मंडला देख लो, जबलपुर है, नरसिंहपुर है, रायसेन भी है। रायसेन यदि पूछे किस नदी के किनारे बसा है, तो नर्मदा नदी को टिक करना। सीहोर जो है ना, सीहोर की जो तहसील है आष्टा तहसील, वह तो आती है पार्वती नदी के किनारे, किंतु सीहोर किस नदी के किनारे बसा है? नर्मदा नदी के किनारे बसा है। हरदा आ जाएगा, खरगोन आ जाएगा, बड़वानी है, अलीराजपुर है, नेमावर आपको बता दिया। तो यह संपूर्ण मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण शहर, लगभग मध्य प्रदेश के 15 जिले किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसी नदी के किनारे, जिसका नाम है नर्मदा नदी। इस बात को भी याद रख लो। अब बात करें तो इसकी सहायक नदियां कौन सी है? तो नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसका उद्गम होता है होशंगाबाद से। होशंगाबाद के अंतर्गत महादेव पर्वत के अंतर्गत इस नदी का उद्गम होता है, जिसका नाम है तवा नदी। इस तवा नदी पर भी बड़े महत्वपूर्ण जलप्रपात बने हैं। जैसे आप जानते हो अप्सरा जलप्रपात, रजत जलप्रपात, साथ ही साथ जमुना जलप्रपात, बी फॉल जलप्रपात, यह सभी जलप्रपात एग्जाम में पूछे गए हैं। डचेस जलप्रपात भी इसी तवा नदी पर बना है। पचमढ़ी से यह निकलती है। इसीलिए यदि पूछे कि पचमढ़ी किस नदी के किनारे बसा है, तो तवा नदी के किनारे बसा है। आप ऐसा लिख सकते हो। यह जो छिंदवाड़ा है, बाई ओर से एक नदी मिलती है, जिसका नाम है शक्कर नदी। इसका उद्गम छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा तहसील से होता है। नरसिंहपुर के अंतर्गत जाकर इसकी सहायक नदी बन जाती है। और यह जो तवा नदी है ना, बड़ी ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क ब्रिज यदि पूछे किस नदी पर बना है, तो इसी तवा नदी पर स्थापित किया गया है। सभी बातें हो गई। इसके अंतर्गत मंडला से इसी बाई ओर से एक नदी मिलती है, बंजर नदी। इस बात को भी नोट कर लो। कुल 22 नदियां बाई ओर से मिलती है, और 19 नदियां जो है दाई ओर से नर्मदा नदी में मिलती है। कुल 41 इसकी सहायक नदियां है। बात करें ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बैतूल के मुल्ताई नामक गांव से होता है। बैतूल से प्रवेश करती है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा बनाते हुए बुरहानपुर के अंतर्गत प्रवेश कर जाती है। फिर महाराष्ट्र में चली जाती है। गुजरात का जो सूरत है, महाराष्ट्र का जो भुसावल है, इसी नदी के तट पर बसा है। यदि बात करें तो बैतूल भी आप कह सकते हो। बैतूल का मुल्ताई नामक ग्राम भी मध्य प्रदेश
प्रदेश का बुरहानपुर जिला भी और इसकी एक तहसील है नेपानगर भी किस नदी के किनारे बसे है? तो ताप्ती नदी के किनारे बसे है। इस बात को नोट कर लो, यह दोनों नदियां नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाते, एस्चुरी का निर्माण करते हैं। यह सभी बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ। सबसे ज़्यादा मिट्टी के आइलैंड का निर्माण करने वाली ताप्ती नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदी की यदि बात करें तो पूर्णा नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इसके ऊपर एक परियोजना चल रही है जिसका नाम है उकाई परियोजना। ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है। भगवान शनि के बहन के नाम से भी जाना जाता है ताप्ती नदी को। उसके बाद माही नदी के बारे में बात कर लेते हैं। माही नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो धार के एक गांव से होता है, मिंडा नामक ग्राम से। इसका प्राचीन नाम महती है। झाबुआ के अंतर्गत प्रवेश करती है और रतलाम के अंतर्गत यहाँ से जो कर्क रेखा जाती है ना, इस कर्क रेखा को 2 बार काटती है। संपूर्ण विश्व की एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? उसका नाम है माही नदी। और माही नदी के बारे में आपसे पूछ ले तो धार भी आप कह सकते हो। धार भी इसी माही नदी के किनारे बसा है और धार नर्मदा नदी के किनारे भी बसा है। इस बात को नोट कर लो, यहां से क्वेश्चन बनता है। इस माही नदी को, यह वाला जो एरिया है ना, यह हमारा कहलाता है भीलो वाला एरिया, आदिवासियों वाला एरिया। तो आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहते हैं? माही नदी को कहते हैं। साथ ही साथ भीलों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? माही नदी को कहा जाता है। तो संपूर्ण बातें मैंने आपको बता दी। बेतवा के बारे में भी बता दिया, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। विदिशा, सांची, गुना और ओरछा किस नदी के किनारे? तो बेतवा नदी के किनारे। देवास जो है अभी बताया काली सिंध से, काली सिंध नदी का उद्गम हुआ तो देवास बसा है काली सिंध नदी के किनारे। मंदसौर है शिवना नदी के किनारे। दतिया और शिवपुरी सिंध नदी के किनारे। सिवनी और बालाघाट वैनगंगा नदी के किनारे। शहडोल, सीधी, सिंगरौली सोन नदी के किनारे। साथ ही साथ सागर जो है, सागर किस नदी के किनारे? तो बीना नदी के किनारे। ऑप्शन के अंतर्गत बीना ना मिले तो बेतवा को टिक करना। पचमढ़ी जो है तवा नदी के किनारे। रीवा जो है बिछिया नदी के किनारे। संपूर्ण बातें बता दी है। इंदौर एक छूट रहा है, इंदौर के बारे में बात बता देता हूँ। इंदौर जो बसा है ना, खान नदी के तट पर बसा है। एक और नदी है सरस्वती नदी। यदि एग्जाम में पूछ ले कि यदि आपको ऑप्शन में खान नदी ना मिले तो सरस्वती नदी को टिक करना। हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत भी यही से निकलती है सरस्वती नदी। यदि संपूर्ण भारत की बात करें तो कई सारे लोग यदि कहते हैं यह वह सरस्वती नहीं है जो विलुप्त हो गई है, जो आज घग्गर नदी ही सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती है, वह दूसरी बात है। इंदौर की यदि बात करें तो सरस्वती या खान नदी आप टिक कर सकते हैं। जो कुक्षी है, धार है, माही नदी के किनारे, यह भी बता दिया। सभी बातें आपको नदियों के बारे में, जितने भी मध्य प्रदेश के शहर जिसके किनारे है, सब कुछ बता दिया। अब एक छोटी सी बात, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी 13-12 किलोमीटर। दूसरी सबसे लंबी नदी चंबल नदी 965 किलोमीटर। तीसरी सबसे लंबी नदी सोन नदी है 780 किलोमीटर। चौथी सबसे लंबी ताप्ती नदी 724 किलोमीटर। और पांचवी सबसे लंबी नदी बेतवा नदी है जिसकी कुल लंबाई 590 किलोमीटर है। लंबाइयों का क्रम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सभी बातें आपको बता दी। इसके पहले भी सभी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, बांधों के बारे में, जलप्रपातों के बारे में, किंतु वीडियो बहुत छोटा हो जाता। सभी बातें आपको मध्य प्रदेश के जितने भी शहर है, किस नदी के किनारे आते हैं, किस नदी का कहाँ से उद्गम हुआ, यह बता दिया। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर करना। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।